हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। आज काफी बेहतरीन स्टॉक का एनालिसिस करने वाले। स्क्रीन पे आपके स्टॉक टाटा मोटर्स। अब काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि भाई ये कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, कैसा इसका मूवमेंट रहेगा आने वाले कुछ समय में। तो भाई पहले एक चीज बता दूं, ये स्टॉक मैंने 75 रुपीज में खरीदा था और अभी भी ये 330 प्लस चल रहा है। ओके, तो इसमें मेरे को लगता है कि भाई इस लेवल पे होल्ड करना इज वेरी गुड। अब आप सोचोगे भाई ये चार्ट पे क्यों नहीं जा रहा, चार्ट पे जाऊंगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि भाई रिस्क मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पोर्टफोलियो में। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाया है। टाटा मोटर्स ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें इसमें हमारा रिस्क किस तरीके से कम करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें निकल के आता है। इस वजह से मैं अभी तक चार्ट पे नहीं गया। तो सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर, दिखाता हूँ एनालिसिस क्या है। चार्ट पे जाने से पहले थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन इसमें हमें मिल रही है। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम कितना है, यानी कि ट्रेडेड डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, कितने स्टॉक्स यहाँ पे ट्रेड हुए और उसमें से कितने ज्यादा स्टॉक डिलीवरी के लिए बाय किए गए, ये इंपॉर्टेंट है देखना। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है फ्रॉम कह सकते हो कुछ दिनों से, कह सकते हो 27 जनवरी 15% के ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, यानी लोग इसमें खरीद रहे हैं स्टॉक, लेकिन ज्यादा भी नहीं खरीद रहे। ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है इसमें, लेकिन बाइंग ज्यादा नहीं हो रही है स्टॉक के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ट्रेडेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है ये आपको भी पता है कि भाई जितनी जो यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है उसमें से कितने स्टॉक यहाँ पे डिलीवरी के लिए गए। समझ लीजिए 100 स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हुए। ओके, इसमें से 20 स्टॉक जो है यहाँ पे डिलीवरी के लिए बाय किए गए, तो डिलीवरी परसेंटेज अपेरेंटली हो जाता है 20% का। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो अब इसी कैलकुलेशन को हम यूज करेंगे फॉर आवर एनालिसिस। तो यहाँ पे देख लिया आपने कि 27 से लेके 8 फरवरी जो कि यहाँ पर है, 8 फरवरी और 27 जैन, यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी कम हो चुके हैं, यानी लोग इसको डिलीवरी में बाय नहीं कर रहे हैं। अब आज का क्या, क्योंकि वेबसाइट थोड़ी सी लेट अपडेट होती है वो, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे करंट हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 11% की डिलीवरी थी आज, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। कम यानी कि आप कह सकते हो कि इतनी अच्छी भी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बेरिशनेस दिखेगा। ऑन चार्ट आपको दिखाऊंगा किस तरीके से, लेकिन अभी के लिए 3% स्टॉक आज पूरे दिन भर में डाउन था। इन टर्म्स ऑफ मनी अगर अब इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 रुपीज डाउन था। ओके, तो 3% 10 रुपये आज स्टॉक डाउन था। हाँ पता है मार्केट आज लास्ट आवर्स में काफी ज्यादा गिरा, लेकिन अभी के लिए ये चीज समझ लो यहाँ पे कि भाई मार्केट का गिरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्टॉक का बढ़ना, क्योंकि कभी कभी स्टॉक्स मार्केट से अलग भी काम करते हैं। सारा मेरा एनालिसिस क्लियर कर देता हूँ, चार्ट्स पूरे क्लियर कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले जाएंगे हम मंथली टाइम फ्रेम पे। ओके, इसमें ज़्यादा मैं कुछ आलतू फालतू की बातें नहीं करने वाला, सीधा ऑन पॉइंट बात करने वाला। तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, पूरा एंड तक ज़रूर देख लेना। ओके, तो ये मंथली चार्ट है आपके सामने, देख सकते हो पिछले कुछ जो मंथ से यहाँ पे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गेन कर रहा है। ओके, ये करंट फेब का मंथ है ये अभी का। ओके, और ये बाकी सारे मंथ से जहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि भाई यहाँ पे जो स्टॉक है इसके लिए इम्पोर्टेंट ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे इसने पहले भी लिया है। ओके, 2013 में मंथली बेसिस पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया गया है। ओके, इस पे सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा था, ऑलमोस्ट इसके नीचे जा ही नहीं रहा था स्टॉक। तो ऑलमोस्ट 225 235 कह लो, तो ये एक इसके लिए काफ़ी तगड़ा वाला रेजिस्टेंस बन जाता है ये वाला लेवल जो। ओके, ऑन आपको पॉइंट बताओ तो ये आएगा ऑलमोस्ट 340 रुपीज का। ओके, 345 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ पे निकल के आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज भी देखने वाली है कि भाई स्टॉक में इतना अच्छा मोमेंटम है तो ये इसको ब्रेक भी तो कर सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो हम बाय जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने इसमें बाइंग कब की है मैं वो भी दिखा देता हूँ। जब कोरोना आया था तो कुछ लोगों ने इसमें बाइंग की होगी 60 रुपीज में, 70 रुपीज में जैसे मैंने की है, कुछ ने 80 में की होगी, 100, 200, कह सकते हो आप 220 में भी की होगी, और कुछ लोगों ने 300 पे भी बाइंग की होगी। ओके, तो यहाँ पे जो लोग 300 पे बाय किए हुए उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, थोड़ा सा डेली बेसिस पे लेके जाऊंगा मैं इसको। ओके, तो जैसे भाई हमने तो लिया है 75 पे, कुछ लोगों ने लिया होगा 100 पे, तो भाई इन लोगों को यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हो आप 3 गुना पैसा ऑलरेडी आपका बन चुका है, 300% बन चुका है। बट बात करो यहाँ पे अगर जिन लोगों ने अभी रिसेंट्स में बाइंग किए 300 रुपये में, 250 के ऊपर ऊपर जिन जिन लोगों ने बाइंग किए,
उनके लिए यहाँ पे काफी तगड़ा वाला रिस्क निकल के आता है। 200-250 रुपए के नीचे नीचे जिन लोगों ने लिया है भाई, थोड़ा सा सेफ है वो, बट अभी भी 250 वाले लेवल पे लोग थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए इन लोगों को, इनका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे ज्यादा काम करेगा। ओके, तो बात करूँ यहाँ पे अगर 250 के लेवल की, तो काफी तगड़ा वाला नीचे के साइड सपोर्ट निकल के आता है। बात करूँ यहाँ पे स्टॉक के, अभी कह सकते हो मूड की, तो यहाँ पे स्टॉक के 4 तरीके के मूड होते हैं, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ। एक होता है अक्यूमुलेशन, फिर असेंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद होता है डिसेंडिंग। ओके, असेंडिंग इसका चालू है, अक्यूमुलेशन पहले इसका हो चुका है, देख सकते हो ये एक अक्यूमुलेशन फेज था इसका। ओके, ये एक अक्यूमुलेशन फेज था, उसके बाद में असेंडिंग फेज चालू होगा। ओके, असेंडिंग फेज अभी कह सकते हो आप एंड में आया है या नहीं आया है वो हम देखेंगे अभी, बट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जनरली होता ही है। अब इतने से कैंडल्स के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज का प्रिडिक्शन करना इज नॉट गुड, बट एक मोटा मोटा आइडिया तो हम ले सकते हैं यहाँ पे कि भाई स्टॉक में जो है यहाँ पर रेड कैंडल्स ज्यादा बन रही है। डिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है कि ग्रीन कैंडल्स कम होती है, रेड कैंडल्स ज्यादा होती है, और एक ही लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट करता है। आप कंसोलिडेट यहाँ से ऊपर के लेवल के लिए भी कर सकते हैं, नीचे के लेवल के लिए भी कर सकता है। ओके, कंसोलिडेशन कह सकते हो आप एक तरीके से, जो बड़े यहाँ पे स्टॉक में पोर्टफोलियो बनाने वाले होते हैं, जो यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला हो गए, कई ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े स्टॉक ट्रेडर्स होते हैं, तो इन इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इन लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी की नजर में नहीं आना, इस वजह से ये लोग यहाँ पे सेलिंग या बाइंग करते हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज में, जिस वजह से यहाँ पे जो स्टॉक है कंसोलिडेट करता है। ओके, तो अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो कैसे समझेंगे? तो भाई यहाँ पे सिंपल सा सवाल का जवाब हमारे सामने है। यहाँ पे स्टॉक में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, तो यहाँ पे बिग मूव आने के ज्यादा चांसेस है, बट कब आएगा ये? जब भाई ये 341 के ऊपर जाएगा। जैसे इसने पहले भी मैंने मंथली चार्ट पे दिखा था, 341 पे इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद में ही ये ऊपर गया था। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता तब तक के लिए इस पे खतरा बना हुआ है कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। साथ ही साथ अगर आप कैंडल्स को काउंट करोगे तो यहाँ पे इस कंसोलिडेशन में ऑलमोस्ट 4 रेड कैंडल्स है और 2 ग्रीन कैंडल्स है। ओके, अब ऐसा नहीं डिस्ट्रीब्यूशन फेज फेल भी होता है कई बार, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स कम है, सिंपल सी चीज। अभी इतना तो मैंने बता दिया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। पहला, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। दूसरी चीज, स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन यानी कंसोलिडेशन हो रहा है, प्लस यहाँ पे रेड कैंडल ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग ज्यादा है। स्टॉक जो प्राइस पे खुल रहा है उसके नीचे ही क्लोज हो रहा है ज्यादा से ज्यादा टाइम्स। ओके, ये हो गया हमारे पास दो प्रूफ की स्टॉक यहाँ से गिरने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता, क्योंकि मैंने जैसे कहा डिस्ट्रीब्यूशन फेज का इतने छोटी सी चीज से अंदाजा लगाना इज नॉट गुड। ओके, थोड़ा सा टाइम भी लेगा, तो हाँ इसको एक 10-15 कैंडल्स यहाँ पे बनेगी तब हम कह सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ भाई जिन लोगों ने 250 पे लिया है उनके लिए मैं रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा बना रहा हूँ। ओके, आपको देखना है, आप जरूर देखिए इसको एंड तक, मैं तो कहूंगा हर किसी ने देखना चाहिए। ओके, तो बात करो यहाँ पे अगर मूविंग एवरेजेस की, तो देख सकते हो यहाँ पे 20 डेज की मूविंग एवरेज को काफी अच्छे से सपोर्ट लेके चल रहा है। तो इसके लिए अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 250 के लेवल के अलावा एक 20 डेज का मूविंग एवरेज भी बन जाता है। साथ ही साथ अगर बात करूँ तो वो टूटने के बाद 50 डेज का भी इसने सपोर्ट लिया है नीचे के साइड में। ओके, तो 50 और 20 मूविंग एवरेज का इसने काफी तगड़े सपोर्ट के साथ ही चल रहा है, और कह सकते हो आप यहाँ पे कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 20 डेज का मूविंग एवरेज होना ही चाहिए। अगर इसके नीचे जाएगा तो हम सेल कर देंगे। ओके, रिस्क मैनेजमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, सेल पूरी क्वांटिटीज नहीं करना है, वो आगे बताऊंगा कितनी करना है, क्या करना है। साथ ही साथ अगर मैं आरएसआई एमएसीडी की बात करूँ तो एमएसीडी देख सकते हो आप यहाँ पे एक बाउंस बैक लिया है इसने। जैसे ही आपको मैंने पहले भी बताया कि बाउंस बैक जब भी स्टॉक लेता है उसके बाद ये दुगनी तेजी से ऊपर जाता है, वही हुआ, तेजी ली, ऊपर जरूर गया स्टॉक। लेकिन इस वाले फेज में देखना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके, सो ये वाले फेज को देखो कि जो आरएसआई और एमएसीडी, सॉरी एमएसीडी की जो लाइंस है यहाँ पे, सिग्नल लाइंस और एमएसीडी लाइंस यहाँ पे थोड़ी सी क्लोज आ रही है, डाउनवर्ड फेस कर रही है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई स्टॉक यहाँ पे एमएसीडी यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश सिग्नल हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अभी तक हुआ नहीं है बेरिश क्रॉस ओवर, बट एज ऑफ नाउ हो भी सकता है। ओके, साथ ही साथ अगर मैं आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई पे आप देख सकते हो इजीली कि भाई यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस है, वो आपको दिखाऊंगा कैसा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ लें, बेरिश डाइवर्जेंस निकल के आ रहा है। आरएसआई यहाँ पे गिरता जा रहा है, लोअर हाइज बना रहा है। ओके, लोअर हाइज बना रहा है ये, तो ये एक बेरिश स्टॉक बन सकता है आने वाले कुछ समय में। जरूरी नहीं है ऐसा होगा, डाइवर्जेंस फेल भी होता है, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ, बट हाँ सारी चीजें यहाँ पे नेगेटिव दिखा रही है तो भाई हो भी सकता है। ओके, जैसे मैंने कहा आरएसआई डाइवर्जेंस की बात करूँ यहाँ पे, तो आरएसआई का डाइवर्जेंस भी आपके सामने। ओके, मैं थोड़ा सा इसमें एक लाइंस बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ओके, स्टॉक्स की लाइन आप देख सकते हो किस तरीके से अपवर्ड जा रही है, लेकिन आरएसआई यानी कि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यहाँ पे कितनी हो रही है? ओके,
स्ट्रेंथ यहाँ पे दिन ब दिन गिरती जा रही है, यानी कि स्टॉक बढ़ रहा है लेकिन स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं। विदाउट स्ट्रेंथ कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली उसको गिरना ही है। अदरवाइज यहाँ पे कोई अगर छेड़खानी करे स्टॉक के साथ, ऑपरेटर कोई एक बड़ी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर दे, इसके अलावा डाइवर्जेंस फेल होने का कोई चांस नहीं होता है डेली बेसिस पे। ओके, ये चीज बता दो, अगर ऑपरेटर छेड़छाड़ करता है तो ही यहाँ पे कोई चेंजेस आपको आरएसआई डाइवर्जेंस फेल होता हुआ दिखेगा, अदरवाइज ये फेल नहीं होता है। बुलिश डाइवर्जेंस एक टाइम के लिए फेल हो जाता है लेकिन बेरिश जल्दी फेल नहीं होता, ये चीज जरूर ध्यान में रखना। तो आपको सामने सारे सिग्नल्स है कि भाई आरएसआई नेगेटिव है, वॉल्यूम में एमएससीडी भी कम जा रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी स्टॉक है। तो चारों चीजें यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव बन जाती है, तो इस वजह से मैं कहूंगा भाई यहाँ पे कि आप लोगों को यहाँ पे करनी है सेलिंग। स्टॉक में कितनी करनी चाहिए मैं वो भी बताता हूँ, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा एनालिसिस बोलता है। ओके, आपको अगर रिस्क लेना है तो हाँ पूरा होल्ड कीजिए। मैंने जैसे कहा 250 के नीचे नीचे बाय किया आपने तो भाई जरूर इसको होल्ड करो। मैं खुद बोलूंगा आपको होल्ड करो, 400 तक जाएगा स्टॉक। बट आपने 250 के ऊपर अगर बाइंग किए तो मेरे हिसाब से इस लेवल पे आने के बाद में स्टॉक में 50% तक की सेलिंग आपने कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 50% आपने प्रॉफिट बुक जो है वो कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, भाई ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको पसंद आया तो कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। 50% बुक प्रॉफिट आप ले लीजिए और 50% को आप आगे के कह सकते हो फ्यूचर रैली के लिए इसको होल्ड करके रखिए। हो सकता है स्टॉक ऐसे बेरिश हो जाए, बट आपने 50% तो बुक कर लिया, रिस्क अपना, आपका रिस्क अभी आधा हो चुका है क्योंकि आपने 50% सेल कर दिया। अब ये मेरी पर्सनल साइकोलॉजी, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, मैं भी यही करता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने 75 पे बाय किया, जैसे मैंने कहा मैं रिस्क ले सकता हूँ। 250 पे जिसने बाय किया वो रिस्क नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही 250 का है। अगर वो वहीं पे आ गया तो इतना सब कुछ करने के बाद भी फिर से जीरो या ब्रेक इवन पे आना इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी। तो 50% पोजीशन यहाँ पे क्लियर करना इज वेरी गुड डिसीजन अगर आप लेते हो तो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई यही था मेरा आज का एनालिसिस। जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन फेज को इतनी जल्दी जज करना इज नॉट अ गुड थिंग, बट हाँ यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप जो भी कह लो, तो भाई यहाँ पे हो रहा है। तो भाई यहाँ पे नेगेटिव यानी कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ रहा है लोगों का, तो इस वजह से कह रहा हूँ 50% यानी 250 के ऊपर बाइंग की है आप लोगों ने, जरूर यहाँ पे 50% तक या आपके मुताबिक आपको जितना भी लगे आप उतना बुक कर लो, क्योंकि यहाँ से डाउनवर्ड जाने के चांसेस ज्यादा है, वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं, आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं है, स्टॉक्स में कुछ बचा नहीं है। मतलब हाँ बहुत पोटेंशियल है अभी, लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पे देखने वाली ये भी है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है rather देन अर्निंग मनी, क्योंकि रिस्क आप अगर मैनेज नहीं करोगे तो काफी बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। सिंपल एनालिसिस मैंने आपके सामने रख दिया, बाकी आपको जो करना है वो आप, कॉज भाई ये तो एक एनालिसिस है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जो आपके लिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट बताया, आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी भाई। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 250 के ऊपर बाय किया तो जरूर रिस्क थोड़ा सा कम करना चाहिए। 75 वाले को आप देखो तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मनी मेरा हो चुका है। ओके, तो मुझे तो इतना कुछ ज़्यादा आएगा नहीं, 250 पे भी आया तो स्टिल आई एम इन प्रॉफिट। लेकिन हाँ जिसने 250 पे बाय किया है उसके लिए काफ़ी बड़ा रिस्क है कि 250 पे से 300 जाने के बाद में फिर से 250 पे आना, यानी इतना वेट, इतना सारा इन्वेस्टमेंट, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, हाथ में कुछ भी नहीं आया। इससे बेटर है 50% बुक करो, 50% पे रिस्क लो। सिंपल रिस्क मैनेजमेंट रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को, नया चैनल पे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल का बटन जरूर सिलेक्ट करो। और एक चीज फिर से बोल रहा हूँ भाई, नीचे बाय किया होगा तो जरूर होल्ड करो। 100 रुपीज, 150 रुपीज, 200 तक भी बाय किया होगा तो भी होल्ड करो, बट उससे पहले कुछ मत करना। ओके, एज ऑफ नाउ थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।